नमस्कार। आजाद एग्रीकल्चर कोचिंग कानपुर की तरफ से आज रसायन विज्ञान, जैसा कि 18 तारीख को आज पेपर है आप लोगों का, उसको देखते हुए आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलूंगा, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका दूसरा नाम होता है गंधक अम्ल। कभी कभी पूछ देता है कि गंधक अम्ल का सूत्र होता है, तो गंधक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसी को दूसरा नाम होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर पूछेगा इनके बनाने की विधियां कितनी होती हैं, तो दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है शीश कच्छ विधि और दूसरी होती है संपर्क विधि। क्वेश्चन पूछेगा गंधक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। दूसरा पूछेगा गंधक अम्ल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां कितनी होती हैं? दो होती हैं, शीश कच्छ विधि, संपर्क विधि। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। अगर क्वेश्चन पूछेगा, फिर पूछेगा शीश कच्छ विधि में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना SO2 को जब हम सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं, गंधक अम्ल इसका नाम कैसे पड़ा, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, SO2 बन गई। अब इसी SO2 को यानी O2 नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया कराया तो हमारी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। अब इसी SO3 को हमने जल के साथ क्रिया कराया, जैसे ही जल के साथ क्रिया कराया तो हमारी H2 और इसके साथ मिल गया SO4। ये सूत्र होता है H2SO4। ये हमारा बन गया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये होती है हमारी शीश कच्छ विधि। दूसरी विधि होती है संपर्क विधि। संपर्क विधि में क्या होता है, संपर्क विधि में ये दूसरी विधि है, इसमें भी सल्फर अर्थात गंधक को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो SO2 बनती है। उसमें हमने SO2 को NO2 के साथ क्रिया कराया था, इसमें SO2 को फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं। SO2 को फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है SO3। और क्या बन जाता है, यहां पर देखो बचा हमारे पास क्या, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 कितने हो गए, 4। यहां पर कितने हैं, बचा है नवजात ऑक्सीजन। अब इस SO3 को हम क्या करते हैं, इस SO3 को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सीधा क्रिया करा देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है, हमारे कहने का मतलब था संपर्क विधि में अगर ये पूछेगा कि ओलियम किसके द्वारा बनता है, ओलियम क्या होता है, तो ओलियम हम कहेंगे H2SO4 अर्थात शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि द्वारा ओलियम का निर्माण होता है। अगर पूछेगा ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2 और यस देखो कितने हैं, यस हमारे 2 हैं, तो यस कितने, सल्फर कितने हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन देखो 3 1 4 7। ये ओलियम का सूत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओलियम का फार्मूला होता है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा H2H2O7। अगर पूछेगा ओलियम बनता है तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, अगर पूछेगा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के किस विधि द्वारा बनता है, तो संपर्क विधि द्वारा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे नोट करना, संपर्क विधि द्वारा बनता है, ओलियम बनता है। अब ये जो ओलियम बनके तैयार हुआ, इसी ओलियम को हम पुनः जल के साथ जैसे ही क्रिया कराते हैं, ये हमारा ओलियम जो है, ओलियम को हम जल के साथ जब क्रिया कराते हैं H2S2O7 जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है, ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये 2 कितने हो जाएंगे, 2H2 4 हो गए। सल्फर कितने हैं, 2, तो हमारे यस लगा दिया, 2 हो गए हमारे। अब बचे ऑक्सीजन 7 1 8। अगर हम 4 लिख दें, 4 दूनी 8, ये हमारा सूत्र बन गया। अर्थात किसका हो गया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये किसी भी द्वारा हुई, संपर्क विधि द्वारा। हमारे बताने का मतलब था संपर्क विधि द्वारा बनता है, ओलियम बनता है। क्या बनता है, ओलियम। अब देखते हैं, अगर इससे पूछेगा H2SO4 में 1 2 क्वेश्चन और बनते हैं। H2SO4 में ये पूछेगा H2SO4 की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, या पूछेगा क्या होता है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखना, ये सोडियम Na और यहाँ का एक H क्या होगा, यहाँ का एक H इसके यहाँ जाएगा, बाई बना देगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा, सोडियम बाई सल्फेट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, H2 और O, जल बाहर चला जाएगा, तो सोडियम बाई सल्फेट बनता है। अगर पूछेगा कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराने पर क्या बनता है, सोडियम बाई। अगर फिर पूछेगा यहीं पर कि ये बताइए
शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की बेंजीन के साथ, और पूछेगा बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है, अभी हम बताएंगे एरोमेटिक यौगिक है, अभी बताएंगे एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ऑलिफेटिक क्या होते हैं। अगर पूछेगा H2SO4 की बेंजीन के साथ C6H6 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा हमारा C6H5 और यहां पर क्या हो जाएगा एक H और सल्फर निकल हो जाएगा, ये बन जाएगा किसका सूत्र हो जाएगा बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका हो जाएगा क्रिया करके बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर SO3 और H लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, सीधा सीधा एक दो हाइड्रोजन यहाँ के बचे, एक हाइड्रोजन इसका इसमें चला गया, 5 यहाँ पर एक और एक कितने हो गए 2, H2 बाहर अलग हो जाएगा, ये हमारा बनेगा, नोट कर लो। चलिए एक छोटा टॉपिक अगला देखते हैं, क्लोरीन Cl, प्रतीक होता है Cl, क्लोरीन। अगर पूछेगा परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है और परमाणु भार 35.5 होता है, और अणुसूत्र पूछे तो Cl2 होता है, अणुसूत्र क्या होता है Cl2, वो प्रतीक Cl होता है। अब पूछेगा बनाने की विधि या प्रयोगशाला विधि, अगर ऐसे ना पूछे, ऐसे पूछ दे, बनाने की विधि ना पूछ करके अगर पूछ दे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो आप बताएंगे क्लोरीन गैस बनती है। कैसे पूछेगा मैग्नीज MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो आप बताएंगे क्लोरीन गैस। कैसे, देखो मैग्नीज Mn, ये क्या होगा Mn क्लोराइड, मैग्नीज डाइक्लोराइड अलग हो जाएगा, अब डाइक्लोराइड जो अलग हुआ एक समस्या हो गई, यहाँ पर क्लोरीन 2 अगर निकल गए, यहाँ पर क्लोरीन कितने एक है, अगर 2 लगा रहे हैं तो क्लोरीन पूरे निकल जाएंगे, क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, और 4 किसलिए लगाया यहाँ पर 2, क्योंकि मैग्नीज के ऊपर क्या होते हैं, क्लोरीन के ऊपर ऋण आयन होता है, इसके ऊपर 2++ होते हैं आयन, जिन्हें हम संयोजकता बोलते हैं या मूलक बोलते हैं। इनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 लगाएंगे 2 - 4 जिसके बराबर ही हो गया था, समीकरण बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, Mn का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पर हम अगर लिख दें H2 और यहाँ पर 2 कॉमन ले ले तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे 2 हैं, तो हमारा 2 काम खत्म हो गया। अब क्लोरीन टोटल निकले भी 2, बाकी कितने हैं 2, तो क्लोरीन गैस बनानी ही थी, अर्थात क्लोरीन गैस बन गई। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्लोरीन की बुझा चूना अर्थात CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ये बताइए कि क्लोरीन की बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। और क्वेश्चन ऐसे पूछ दे ब्लीचिंग पाउडर बनता है तो क्लोरीन और बुझे चूने के, अगर पूछ दे कि क्या होता है क्लोरीन की बुझे चूने के साथ क्या कराते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आप किस पे टिक मारेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को वहां नाम दिया करके सूत्र दिया होगा, तो सूत्र याद रखना CaOCl2। अब बचेगा हमारे पास क्या, सीधा सीधा देखते हैं, बचा हमारे पास देखो Ca का काम खत्म हो गया, क्लोरीन काम खत्म हो गया, एक ऑक्सीजन चला गया, बचा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अर्थात जल बचा। क्या बचा हमारे पास, होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। यहीं पर अगर ये पूछ दे कि क्लोरीन की तारपीन के तेल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो याद रखना Cl2, और तारपीन का तेल का सूत्र होता है C10H16 अर्थात H16, C10H16 16 तारपीन के तेल के साथ क्रिया कराने, और याद रखना बनता हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं 16, अगर हम 16 ले लें एलसीएम और हाइड्रोजन हो गए 16 बाहर, अब बचा क्या Cl, अब यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा, क्लोरीन बाहर हो जाएगा, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, यहाँ पर क्लोरीन क्या हुआ, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर कितने हो गए 16, तो यहाँ क्या करते हैं हम 8। अब क्लोरीन का काम खत्म, क्योंकि Cl यहाँ पर 16, हाइड्रोजन यहाँ पर 16, Cl यहाँ पर भी 16। अब बचे हमारे पास क्या 10 कार्बन बचे, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ये तारपीन के तेल के साथ जब क्रिया कराते हैं क्लोरीन के, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है।
अब यहीं पर अगर पूछ दे, हमने बताया था जिस प्रकार SO2 में विरंजन क्रिया कि उसका हमने बताया था स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, हमने उसमें बताया था अस्थायी होता है, अर्थात एक बार रंग उड़ेगा पुनः वापस आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछ दे क्लोरीन गैस जो होती है इसमें विरंजन गुण कैसा होता है, तो पहला क्वेश्चन स्थायी होता है, अगर छोटे में पूछेगा तो स्थायी होता है। दूसरा पूछेगा विरंजन क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है, तो इसमें बता देना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और कैसा पुष्प कर देता है, एक बार अगर रंगीन से रंगहीन कर दिया तो पुनः वापस नहीं आएगा। कैसे, हम सर्वप्रथम देखते हैं, जब क्लोरीन की सर्वप्रथम जल के साथ क्रिया कराया, तो जैसे हमने जल के साथ क्रिया कराया तो हाइड्रोजन 2 है, हमने यहाँ पर 2HCl अर्थात लिख दिया, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया बराबर। अब बचा क्या हमारे पास, नवजात ऑक्सीजन। अब इसी नवजात ऑक्सीजन को रंगीन पुष्प के पास जैसे ही ले गए, रंगीन पुष्प के पास जैसे ही ले गए, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कर देगा रंगहीन। क्या कर देगा, रंगहीन। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है या क्लोरीन की विरंजन गुण की कैसी क्रिया है, स्थायी प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है अम्लराज किसे कहते हैं, या पूछेगा अम्लराज कैसे बनता है, या ऐसे पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl की हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर बनता है। तो अगर पूछ दे क्या बनता है, पूछेगा TNT नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है कि अम्लराज बनता है कि या कोई गैस बनती है, तो आप किससे ट्रिक मारेंगे, अम्लराज। इतना याद रखना, जब कोई भी अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सांक्सिफ्यूरिक अम्ल हो, लैक्टिक अम्ल हो, फार्मलिक अम्ल हो, जैलिक अम्ल हो, जब कोई भी अम्ल, जब हमने कहा कोई भी अम्ल किसके साथ प्रक्रिया करे, नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर प्रक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसके साथ जब प्रक्रिया करेगा तब तक हमारा क्या बनाएगा, अम्लराज बनाएगा। तो इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अर्थात HCl होता है, और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक। और कभी कभी अनुपात पूछ देता है कि ये बताइए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात हमारा होता है 3:1 होता है। क्या होता है, अगर क्वेश्चन घुमा दे कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल अनुपात कितना होता है, तब हम बताएंगे 1:3। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है। जब प्रक्रिया करता है तो हमारा बनता है अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज। अब अम्लराज का सूत्र देखते हैं, NO, ये NO और Cl लेके अलग होगा, ये क्या बनाता है, अम्लराज। ये क्या बनाता है हमारा, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये सूत्र किसका होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। कभी कभी ऐसे पूछ देता है क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है, तो वहां दिया होगा नाइट्रोसिल क्लोराइड पे आप टिक मारेंगे, अर्थात NOCl पे टिक मारेंगे। अब बचा हमारे पास क्या देखते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। अब देखते हैं, लेकिन हमने ये भी बताया था 3:1, अर्थात यहाँ पर 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए 1 क्लोरीन तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्लोरीन कितने बाकी हैं, क्लोरीन अभी हमारे पास कितने बाकी हैं, 2 क्लोरीन बाकी हैं। कितने क्लोरीन बाकी हैं, 2। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, कुल मिला के 4 हैं। अभी निकले कितने हैं, 2, अर्थात यहाँ पर हम 2 कर दें तो 4 निकल जाएंगे। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, अभी निकला 1 है, बाकी भी कितने हमारे पास 2, तो 2 हमने कॉमन ले ही लिया था। यहाँ पर हम ऑक्सीजन लगा देंगे तो जल के साथ ऑक्सीजन भी चला जाएगा। अब बचा हमारे पास 1 क्लोरीन निकल गया है, अभी हमारे पास कितने क्लोरीन बाकी हैं, 2। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस थोड़ी ना बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, अम्लराज बना रहे हैं। तो अम्लराज के लिए हम क्या करेंगे, 2Cl कर देंगे, अर्थात क्लोरीन बाहर चली जाएगी, और ये होता है हमारा अम्लराज का सूत्र, इसे कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, सोडियम चैप्टर पे बढ़ते हैं। जो सोडियम चैप्टर से पूछता है, खाने वाला सोडा, धावन सोडा, इन जो चैप्टरों से आते हैं पेपर में आपके क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं टॉपिक से, इस पे हम चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो सोडियम में NA हम देखते हैं, इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा इसी को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा देख लेते हैं पहले, Na2CO3, कहीं कहीं पर ये लिखा होता है Na2CO3, और कभी कभी ये पूछ देता है धावन सोडा में जल के कितने अणु मिले होते हैं। तो याद रखना ये Na2CO3 के साथ कितने जल के अणु मिले होते हैं, 10H2, अर्थात 10 जल के अणु मिले होते हैं। क्वेश्चन बन गया।
कि धावन सोडा में जल के कितने अणु मिले होते हैं, तो 10 मिले होते हैं। सूत्र पूछेगा सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, तो धावन सोडा का होता है, या धावन सोडा का सूत्र होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है। अगर पूछेगा धावन सोडा बनाया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाले सोडे से ही बनाया जाता है। पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है तो धावन सोडा बनता है। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे आपको टिक मारना है, देखना है कैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, जब बाई शब्द बोलते हैं तो बाई शब्द में बीच में क्या जाता है, यच आ जाता है। हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, अब देखिए धावन सोडा का सूत्र होता है Na2, यहाँ पर सोडियम है 1 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे 2, तो अब 2 हमारे सब कुछ हो गए तो Na2 और देखो CO3, ये हमारा सूत्र होता है धावन सोडे का। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा है हमारे पास कार्बन बचे हैं 2 तो हमने लिख लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात हम देखते हैं 3 दूनी 6, ऑक्सीजन निकले कितनी अभी हैं, अभी हमारे पास निकले हैं 3 2 5, एक ऑक्सीजन बाकी है, हाइड्रोजन 2 बाकी हैं अर्थात H2O। ये हमारा होता है धावन सोडे का। अगर उल्टा घुमा कर पूछ दे कि धावन सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रक्रिया कराते हैं तो बनता है, तो खाने वाला सोडा बनता है। और खाने वाला सोडा का क्या सूत्र होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी चैप्टर से सोडियम से ही अगर ये पूछे कि खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा का दूसरा नाम होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है, बेकिंग पाउडर। कभी पूछ देता है बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है तो लड़के क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो बेकिंग पाउडर। इसी को दूसरा, इसको रासायनिक नाम से पूछते हैं तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैसे बनता है, हमने अभी भी बताया कि उसका उल्टा कर देते हैं, अर्थात धावन सोडा Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब प्रक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सब कुछ वही है। यहाँ पर तो सब कुछ 2 2 2 है, हमने 2 ले लिया, NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। यही सूत्र होता है बेकिंग पाउडर का, अर्थात खाने वाले सोडे का। अब एक देख लेते हैं, यहीं पर सोडियम से ही है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये पूछेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है तो याद रखना धावन सोडा, अर्थात पूछेगा धावन सोडा को जब हम बुझे चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है, तब भी याद रखना बनेगा कास्टिक सोडा। या पूछ दे कि धावन सोडा को क्या करते हैं, बुझे चूने के साथ प्रक्रिया कराने पर बनता है तो क्या बनता है। और यही से एक चीज और अभी आ जाएगी, संगमरमर के टुकड़े अर्थात CaCO3 भी इसी में बन जाते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैसे बनेगा, बुझे चूने का सूत्र होता है COH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये हमारा ये हम क्या करते हैं, ये Ca कैल्शियम क्या करता है, CO3 लेके अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब अलग हो जाता है बचता हमारे पास ये सोडियम 2 है और हाइड्रोक्साइड भी 2 है, तो हमने क्या कर लिया 2Na। जब 2Na हमने कर लिया, सोडियम काम खत्म हो गया 2, अब बचे हमारे पास 2OH, O2 भी है और OH भी कितने 2, तो हम 2 पहले ही लगा लिया, तो यहाँ पर क्या बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और पेपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये बताइए धावन सोडा की बुझे चूने के साथ क्रिया कराने पर बनता है तो कास्टिक सोडा बनता है। अब हम देखते हैं सोडियम से ही एक और पूछा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगर नाइट्राइट बोल देता तो KNO2 हो जाता, अगर नाइट्रेट आए तो KNO3 आता है पोटेशियम नाइट्रेट। और यही पर पूछ देता है दूसरा, इसका नाम होता है सोरा, इसी का नाम होता है सोरा। और पूछेगा कि ये बताइए कि सोडियम नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है, तो याद रखना सोरा बनता है, इसी को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। कैसे, NaNO3 को हम KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ जैसे ही क्रिया कराया तो हमारा क्या होगा, ये NaCl लेके अलग हो जाएगा, अर्थात सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा NaCl। ये किसका सूत्र होता है, नमक का होता है, NaCl अलग हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास KNO3 अर्थात बचेगा KNO3। ये सूत्र होता है
किसका होता है, सोरे का होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। अब यहीं पर अगर ये पूछ दे कि ये बताइए सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा, देखिए वो सोरा था KNO3, कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब पूछे चिली सोरा, और चिली सोरा जो होता है इसका सूत्र होता है NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट ये होता है NaNO3। ये किसका सूत्र होता है, चिली सोरा। चिली सोरा पूछेगा, सोरा KNO3, चिली सोरा NaNO3। ये पूछेगा कैसे बनाया जाता है, तो ये सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होता है NaNO2। अगर नाइट्रेट बोल दे तो NO3 हो जाता है। सोडियम नाइट्राइट की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है, क्या बनता है हमारा, चिली सोरा बनता है। क्या बनता है हमारा, चिली सोरा बनता है। कैसे, ये हमारे पास क्या होता है, अगर यहां पर हम क्या कर ले, यहां पर हम 2 लगाते हैं तो यहां पर सब कुछ 2 हो गए, ये ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए, इसी में आ जाएंगे। कैसे, 2Na। अब देखिए ये यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो हमने नाइट्रोजन लिख लिया। अब ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 2 6, और यहाँ पर अगर हम 3 करते हैं तो 3 दूनी 6, अर्थात सूत्र बन गया सोडियम नाइट्रेट। और ये सूत्र होता है चिली सोरा का। अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। से हमने सोडियम पर देखा, उसी प्रकार से कैल्शियम में देखते हैं। जो कैल्शियम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम जो इसमें आते हैं, या बुझा चूना किस प्रकार से होते हैं, इस टॉपिक में आएंगे। अब देखते हैं हम कैल्शियम, जैसे हमने सोडियम देखे, अब उसी प्रकार कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम में सर्वप्रथम आता है अनबुझा चूना। अनबुझा चूना यह कैल्शियम की यौगिक ही है। जिस प्रकार से हमने सोडियम के यौगिक पढ़े, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कैल्शियम की यौगिक। और कैल्शियम में पहला यौगिक हमारा अनबुझा चूना, CaO। पूछेगा CaO कैसे बनाया जाता है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं अनबुझा चूना। और बुझा चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और अनबुझा चूना का सूत्र होता है CaO। पूछेगा कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर के टुकड़ों को जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमारा बनता है अनबुझा चूना। कैसे, CaCO3 को जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमारा ये Ca एक O लेके अलग चला जाता है, और बचता हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है CO2। ये हमारा है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा अनबुझा चूने में कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर या संगमरमर के टुकड़े। ये कैसे बनाया जाता है, तो बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस जब बुझे चूने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है ये Ca। एक इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ चला गया H2O, तो ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर का सूत्र। तो चूना ऐसे पूछे, बुझा चूना को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। चलो आप देखते हैं इसी में जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और पूछेगा जिस प्रकार से धावन सोडा में जल के अणु मिले होते थे 10, उसी प्रकार से जिप्सम अगर पूछे जल के अणु कितने मिले होते हैं, तो 2H2O। अगर फुल सूत्र पूछता है तो CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। और पूछेगा कैसे बनाया जाता है जिप्सम, तो जिप्सम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना को जब हम किसके साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और जल बन जाता है। ये हमारा जिप्सम बन जाता है। और ये पूछ दे कि इसी जिप्सम से हम कह सकते हैं, इसी जिप्सम से क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, जो प्लास्टर जो हड्डियां टूट जाने पर जो चढ़ाया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, जब जिप्सम को CaSO4 को क्या करते हैं, CaSO4 को क्या करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, अर्थात
आधा H2O इसमें आ जाता है, बचा हुआ 1.5 क्या हो जाता है हमारा, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। ये हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो CSO4 हाफ H2O पूछेगा। CSO4 हाफ H2O किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो जिप्सम के द्वारा ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। लोहा और एल्युमिनियम, इनसे जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा लोहा, Fe होता है इसका सूत्र Fe। ये पूछेगा लोहे के अयस्क होते हैं। हमने अभियंत्रण में जैसा कि कक्षा 11 में अर्थात फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी है, लोहे के अगर प्रकार पूछता है तो ढलवा, पिटवा, इस्पात और आघातवर्ध लोहा होता है। लेकिन इसमें अगर ये पूछे, ये बताइए अयस्क, अगर रसायन विज्ञान की भाषा में पूछता है कि लोहे के अयस्क कितने होते हैं, तो लोहे के और एल्युमिनियम के 4 अयस्क होते हैं। अगर इसमें फार्मूले अगर पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लोहे के अयस्क होते हैं तो अयस्क नंबर 1 होता है लोहे का हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट अगर पूछेगा हेमेटाइट का सूत्र होता है तो Fe2O3 होता है। अगर क्वेश्चन आएगा हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अगर मैग्नेटाइट का सूत्र पूछेगा Fe3O4 क्या होगा, ऑप्शन दिए होंगे 4 आपको। अब कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कोरंडम, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहे के अयस्क हैं, तो आप किसे मारेंगे, हेमेटाइट पे। क्योंकि कभी कभी एल्युमिनियम के 4 के इसके में 3 डाल देगा और इसका 1 ले लेगा और पूछेगा लोहे का अयस्क होता है, तो आप किस पे टिक मारेंगे, तो जो अभी 4 बता रहे उसमें मारेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तीसरा होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O2 3H2O। चौथा होता है सिंट्राइड, या इसी को बोलते हैं स्पैथिक अम्ल, आयरन, स्पैथिक आयरन, स्पैथिक आयरन। स्पैथिक आयरन का सूत्र होता है FeCO3, FeCO3 ये होता है। अब पूछेगा लोहे के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सिंट्राइट। इसी को हम सिंट्राइट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिंट्राइट, सिंट्राइट। अब देखते हैं, जब फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कि जब हम जल की उपस्थिति में अर्थात 6H2, इसमें जल के 6 भाग होते हैं, कि जल की उपस्थिति में जब प्रक्रिया कराते हैं तो द्विक लवण अर्थात मोहर लवण का निर्माण करता है। जब फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो हमारा द्विक लवण बनेगा। जैसे कि फिटकरी भी द्विक लवण होती है, हमने लवण चैप्टर में बताया भी है। उसी प्रकार से ये क्या होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O, ये हमारा बनाएगा मोहर लवण। पूछेगा मोहर लवण किस प्रकार का लवण है, तो द्विक लवण है, क्योंकि 6 प्रकार के लवण होते हैं, सामान्य, मिश्रित, संकुल, अम्लीय, क्षारीय, द्विक। तो आप टिक मारेंगे द्विक लवण पे। अब देखते हैं एल्युमिनियम। इस प्रकार से हमने लोहे के अयस्क बताए, उसी प्रकार से एल्युमिनियम के भी अयस्क होते हैं और एल्युमिनियम के अयस्क भी 4 होते हैं। जिस प्रकार से उसने बताए थे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिंड्राइट, उसी प्रकार से अगर पूछेगा एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं तो पहला होता है कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायमस्पोर। अब आसमान इसमें घुमा देगा, ये पूछेगा कोरंडम, बॉक्साइट, डायमस्पोर, हेमेटाइट, इसमें से लोहे का अयस्क है तो आप किसमें मारेंगे, हेमेटाइट पे। अगर पूछेगा एल्युमिनियम के अयस्क है, 3 आंसर देगा, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं इनके सूत्र भी कभी कभी आता है कि हेमेटाइट का सूत्र बताइए, Fe2O3 होता है। इसमें पूछेगा कोरंडम का सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है। तो क्या होगा, कोरंडम पहला होता है एल्युमिनियम का अयस्क कोरंडम, और कोरंडम Al2O3, इसका सूत्र होता है Al2O3 होता है। दूसरा होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट, इसका सूत्र होता है Al2O3, Al2
O3 2H2O, Al2O3 2H2O। अब पूछेगा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का सूत्र होता है, तीसरा होता है क्रायोलाइट, तो इसका सूत्र होता है Na3Al(F6), Na3Al(F6)। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रायोलाइट का सूत्र होता है, तो Na3Al(F6). अब पूछेगा डामस्कोर, चौथा होता है डामस्कोर, डामस्कोर, और डामस्कोर का सूत्र होता है Al2O3H2O, Al2O3H2O। ये होता है हमारा एल्युमिनियम के अयस्क। जिस प्रकार से लोहे के 4 अयस्क थे, उसी प्रकार से हमारे एल्युमिनियम के भी 4 अयस्क होते हैं। अब देखते हैं फिटकरी कैसे बनाई जाती है। फिटकरी जिस प्रकार से हमने मोहर बताया द्विक लवण है, उसी प्रकार से फिटकरी भी हमारी द्विक लवण है। यह पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेड के 24 जल भाग मिले होने के कारण क्या बनती है, हमारी फिटकरी बनती है। कैसे? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड, Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O प्लस 24H2O। जब प्रक्रिया कराते हैं तो द्विक लवण बनता है, और उस द्विक लवण का नाम होता है फिटकरी। कभी कभी ऐसे पूछ देता है फिटकरी किस प्रकार का लवण है, तो द्विक लवण है। तो हमारा हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड और इंटू 24H2O, ये हमारा होता है फिटकरी का सूत्र। कभी ये भी पूछ देता है कि मिश्र धातु क्या होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, मिश्र धातु। और यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कांसा, कांसा में किसका किसका मिश्रण है। कांसा, देखो कांसा पूछेगा, कांसा, कांसा में किसका किसका मिश्रण होता है, किस धातु मिली होती है, तो कापर। और पूछेगा कापर में कितने परसेंट, 88% होता है। और टीन यसेन जो होती है हमारी कितनी, 12% मिली होती है। और कभी कभी पूछ देता है टीन का गलनांक होता है हमारे 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, 2012 में आया भी था कि टीन का गलनांक होता है -232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -232 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आएगा तभी टीन क्या होगी, गलेगी। इसका गलनांक होता है, हमने बताया भी था, गलनांक क्वथनांक। और हिमान क्या होता है, जब ठोस से द्रव में जाए उसे हम कहते हैं गलनांक, जो द्रव से गैस में जाए उसे क्वथनांक, और जो जम जाए उसे क्या कहते हैं, हिमयांक कहते हैं। और हिंडोलियम में किसका किसका मिश्रण होता है, हिंडोलियम। और कभी कभी कांसा पूछ देता है, कांसा का प्रयोग क्या होता है, सिक्के और बर्तन बनाने में होता है कांसे का। और हिंडोलियम में, हिंडोलियम अगर पूछता है किसका किसका होता है, तो एल्युमिनियम 99% होती है, मैग्नीशियम 1% होती है। क्या होता है, एल्युमिनियम 99% होती है और मैग्नीशियम 1% होती है। कितने परसेंट होती है, 1% होती है। और इसका प्रयोग होता है घरेलू बर्तन बनाने में होता है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो टीन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी के साथ आज अकार्बनिक रसायन हमारी पूर्ण होती है। अगले हम चर्चा करेंगे कार्बनिक रसायन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।